गुड मॉर्निंग, नमस्कार। वेलकम टू गुरुकृपास ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। कैसे हो बेटा? बढ़िया, एकदम मस्त, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो? हाँ जी बेटा, हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। मीन्स कि एनिमल्स की जो बॉडी है वो कैसे ऑर्गेनाइज होती है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इसके बारे में। स्पेशली हम यहाँ पर बात करेंगे एनिमल टिश्यूज़ की। किसकी बात करेंगे? एनिमल टिश्यूज़ की। ठीक है बेटा। जैसा कि आप जानते हैं, थोड़ा बहुत आपने जो है पढ़ा होगा कि जो टिश्यू है ना, हम किसको बोलते हैं? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलोंग विद इंटरसेल्युलर मटेरियल। ठीक है, ये क्या होता है? टिश्यू। और टिश्यू जो है 4 बेसिक टाइप्स का होता है। कौन कौन से 4 बेसिक टाइप होते हैं? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ठीक है। दूसरी बात कि ये जो 4 बेसिक टाइप के टिश्यू हैं बेटा, है ना, इनका जो है स्पेसिफिक प्रोपोर्शन और पैटर्न जो है उससे बनते हैं ऑर्गन्स। क्या बनते हैं? ऑर्गन्स। ठीक है। ऑर्गन्स जैसे कि स्टमक है, लंग है, हार्ट है, किडनी है। दूसरी बात कि 2 और मोर ऑर्गन्स जो हैं थ्रू देयर इंटरेक्शन दे फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। क्या फॉर्म करते हैं? ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एटसेट्रा। ठीक है बेटा। तो ये जो भी सिस्टम है बेटा, इनको हम पढ़ेंगे ह्यूमन एनाटमी और फिजियोलॉजी में। ठीक है। तो ह्यूमन एनाटमी और फिजियोलॉजी जो है उसको ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में? एनिमल टिश्यूज़ के बारे में। किसके बारे में? एनिमल टिश्यूज़ के बारे में। ठीक है। क्योंकि जब भी हम ये पढ़ेंगे बेटा, है ना, ये जो मैंने बताया आपको सिस्टम बेस्ड फिजियोलॉजी के चैप्टर, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम वगैरह, है ना, तो कई जगह एनिमल टिश्यू जो है उसका रेफरेंस आएगा। ठीक है। तो पहले हम जो है एनिमल टिश्यू जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर जो है कौन सा है? ये है 11th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ठीक है। दूसरी खास बात इससे रिलेटेड वो ये बेटा कि ये जो चैप्टर है इसमें और भी जो है लोअर एनिमल्स जो है, जैसे कॉकरोच है, अर्थवर्म वगैरह जो है, इनके बारे में भी दिया हुआ है ना, जिनके बारे में हम जो है यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। इनके बारे में जब आप एनिमल टेक्सोनॉमी पढ़ेंगे तो उस समय पढ़ेंगे। ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पर जो है किसके बारे में पढ़ेंगे? एनिमल टिश्यू के बारे में। ओके। दूसरी बात कि आपको जो है जैसे जैसे जो है हम ये चैप्टर जो है पढ़ते जाते हैं, है ना, आपको साथ साथ में अपने जो है नोटबुक जो है उसको प्रिपेयर करना है। बोले तो अपने खुद के क्लासरूम नोट्स जरूर बनाने हैं। ठीक है बेटा। ऐसा मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप खुद जब अपने नोट्स बनाएंगे तो इससे आपको ज़्यादा अच्छे से जो है लर्निंग होगी। ठीक है। तो अपनी जो है नोटबुक जो है ज़रूर पास में रखें। ठीक है। और अच्छे से जो है साथ साथ में आप जो है नोट्स ज़रूर बनाएं। दूसरी इम्पोर्टेंट बात वो ये बेटा कि जैसे जैसे हम ये कंटेंट जो है पढ़ते जाते हैं तो साथ साथ में आपको एनसीईआरटी जो है वो भी ज़रूर पढ़ना है। ठीक है जी। वैसे मैं आपको जो है साथ साथ में डिक्टेट करता रहूँगा। ठीक है। लेकिन जैसे एनिमल टिश्यू वाला चैप्टर जो है इसकी हम बात कर रहे हैं, तो पहले आप जो है क्लास जो है ना, लेने से पहले जो है आप एक बार जो है प्री रीडिंग जो है ज़रूर कर लें। और हो सके तो क्लास लेने के बाद में भी जो है एक बार एनसीईआरटी जो है उसका जितना कंटेंट हम पढ़ते हैं उससे गो थ्रू हो जाए। ठीक है बेटा। तो बढ़िया से अच्छे से जो है पूरे जोश के साथ में बढ़िया से जो है आपको एनिमल टिश्यू वाला चैप्टर जो है शुरू करना है। ठीक है। और एनिमल टिश्यू वाला चैप्टर जो है उसके बाद में हम पढ़ेंगे ह्यूमन एनाटमी और फिजियोलॉजी में, है ना, डिफरेंट जो है सिस्टम्स के बारे में। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। वेरी इंटरेस्टिंग मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट आवर बॉडी। ये सारा कुछ जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो किसके बारे में? हमारे खुद के बॉडी के बारे में। ठीक है बेटा। तो बहुत ही जो है इंटरेस्टिंग है, अच्छे से बढ़िया से पढ़ें, है ना। पहले हम पढ़ते हैं एनिमल टिश्यूज़ के बारे में। ठीक है। हाँ जी, लेकिन पहले एनिमल टिश्यूज़ लिखो जी हेडिंग। एनिमल टिश्यूज। एनिमल टिश्यूज, हाँ, टिश्यूज की जो स्टडी होती है दैट इज कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको हम? हिस्टोलॉजी। टिश्यूज
इसकी जो स्टडी है ना, दैट इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं इसको हम, हिस्टोलॉजी। हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू। क्या मतलब होता है? हिस्टो मीन्स टिश्यू। ओके, अब देखो बेटा, जो टिश्यू है उसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि इट इज ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, ठीक है, अलोंग विद इट्स इंटरसेलुलर मटेरियल। ठीक है, कैसे? देखिए, जैसे मान लो ये ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स है, ठीक है, ये ग्रुप ऑफ सेल्स है ना, ये ग्रुप ऑफ सेल्स, ये ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, एक और बना दो, लो ये प्लस साथ में ये जो सेल्स है, सेल्स के बीच का ये जो स्पेस है, दिस स्पेस इज कॉल्ड एज इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक है, और ये जो इंटरसेलुलर स्पेस है ना, यहाँ पर इसके बीच में है ना, ये जो मटेरियल है दैट इज कॉल्ड एज इंटरसेलुलर मटेरियल, या फिर इसके लिए हम एक टर्म देते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको हम? मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये क्या है? ये तो है सेल्स, ठीक है, और इनके बीच का ये क्या है? दिस इज इंटरसेलुलर मटेरियल, दिस इज इंटर सेलुलर मटेरियल, इंटरसेलुलर मटेरियल, या फिर इसका एक और नाम होता है क्या? मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको हम? मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये जो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स है, सिमिलर किस में? सिमिलर ये हो सकती है इन स्ट्रक्चर, फंक्शन में और ओरिजिन में। अब देखो बेटा कि ये जो सेल्स हैं स्ट्रक्चरली सिमिलर हो भी सकती है, न भी हो सकती है, फंक्शन में भी सारी की सारी सिमिलर हो जरूरी नहीं है, लेकिन इनका ओरिजिन जो है दैट इज ऑलवेज सिमिलर। इनका ओरिजिन हमेशा कैसा होगा? सिमिलर होगा। इनका ओरिजिन सिमिलर होगा, क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ, थोड़ा बहुत आपने जब एम्ब्रियोलॉजी पढ़ी थी उस समय पढ़ा होगा कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर 3 जर्म लेस बनती है ना, कौन कौन सी? एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। तो इसमें ये जो ग्रुप ऑफ सेल है, ठीक है, ये जो सेल्स हैं, आइदर जो सेल्स हैं सारी की सारी एक्टोडर्म्स जो हैं उससे आएगी, या फिर जो है किससे होगी? मीजोडर्मल होगी, या फिर सारी की सारी सेल्स जो है कैसी होगी? एंडोडर्मल होगी। मतलब कि इनका ओरिजिन जो है वो ऑलवेज क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, चलिए लिखिए, साथ साथ लिखना बेटा, लिखो टिश्यू। ठीक है, टिश्यू जो है इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? ये है क्या? इट इज ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन, सिमिलर इन किसमें? स्ट्रक्चर, दूसरा फंक्शन, और तीसरा ओरिजिन। ओरिजिन में ऑलवेज सिमिलर। ठीक है, स्ट्रक्चर सिमिलर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, फंक्शन सिमिलर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन ओरिजिन कैसा होगा? ऑलवेज सिमिलर होगा। दूसरी बात, एज ए ग्रुप है ना, ये जो टिश्यू है इट परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, ये सेल्स का ग्रुप जो है ये क्या करता है? एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। ऐसे जो है सेल्स के ग्रुप को हम क्या नाम देते हैं? टिश्यू। क्या नाम देते हैं? टिश्यू। ठीक है, चलिए लिखिए, group of cells similar in structure, function, origin and perform a specific function। ठीक है, क्या नाम देते हैं इसको हम? क्या नाम देते हैं? टिश्यू। ठीक है जी, तो टिश्यू जो है ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, ठीक है, प्लस साथ में क्या? इंटरसेलुलर मटेरियल, जिसको हम क्या नाम देते हैं? मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, अब देखो सुनो कि जो टिश्यूज हैं इसके हम जो है टाइप्स की बात करते हैं, तो स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेस पर 4 बेसिक टाइप्स के जो है टिश्यूज होते हैं। कौन कौन से? आपने नाम सुने होंगे, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और कौन सा? नर्वस टिश्यू। ठीक है, चलिए लिखिए, टाइप्स ऑफ टिश्यूज, 4 बेसिक टाइप्स के हैं।
है ना। कौन कौन से, साथ साथ लिखिएगा। एक तो है एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो 4 बेसिक टाइप्स के टिश्यू हो गए। कौन कौन से, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ठीक है, अब देखो बेटा, ये जो चैप्टर है ना, एनिमल टिश्यूज वाला, इसमें हम बेसिकली यहां पर पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू जो है इनके बारे में। ठीक है, मस्कुलर टिश्यू जो है इसके बारे में आप पढ़ेंगे जब मस्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे उस समय, और नर्वस टिश्यू जो है इसके बारे में पढ़ेंगे जब नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, या फिर जो है कौन सा, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के नाम से एक चैप्टर है वो पढ़ेंगे, तो उसमें जो है किसके बारे में पढ़ लेंगे, नर्वस टिश्यू के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम किसके बारे में पढ़ेंगे, एक तो एपिथेलियल टिश्यू और दूसरा किसके बारे में, कनेक्टिव टिश्यू जो है इनके बारे में हम पढ़ेंगे। कौन से चैप्टर में, एनिमल टिश्यूज वाला जो हमारा ये चैप्टर है इसमें। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में और बाद में पढ़ेंगे किसके बारे में, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। ठीक है, आपने ये नोट कर लिया होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखो, एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, चलिए लिखिए, हेडिंग लिखो जी, एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल जैसा कि नाम है ना, एपी का मतलब क्या होता है जी, सुना होगा, एपी मीन्स अपॉन, और थेलियो है ना, या थेलियल जो है इसका मतलब होता है टू ग्रो। तो ऐसा टिश्यू जो अदर टिश्यू पर ग्रो करता है, क्या नाम देते हैं उसको हम, एपिथेलियल टिश्यू। क्या नाम देते हैं, एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, चलिए लिखिए, हेडिंग लिखो जी, हेडिंग लिखो जी, एपिथेलियल, एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू इसमें एक तो क्या है, एपी और दूसरा थेलियल। ठीक है, एपी जो इसका मतलब क्या बताया जी, अपॉन, और थेलियो जो है इसका मतलब होता है क्या, टू ग्रो। क्या मतलब होता है, टू ग्रो। तो ऐसा टिश्यू जो अदर टिश्यू पर ग्रो करता है, एपिथेलियल टिश्यू। और दूसरी बात याद रख लेना, इसमें यहां पर जिसकी हम बात कर रहे हैं अदर टिश्यू, अदर टिश्यू जो है दैट इज ऑलवेज कनेक्टिव टिश्यू, वो हमेशा कौन सा होता है, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो एपिथेलियल टिश्यू लिखिएगा, लिखो साथ साथ लिखना, ए टिश्यू, a tissue which grows on other tissue, a tissue which grows on other tissue, other tissue। ठीक है, इसमें ये जो अदर टिश्यू है ये कौन होता है जी, कनेक्टिव टिश्यू। अदर टिश्यू जो है ये कौन होता है, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है जी, अदर टिश्यू जो है जिस पर ग्रो करता है कौन सा होता है, कनेक्टिव टिश्यू। दूसरी बात, एपिथेलियल टिश्यू जो है इसके हम ओरिजिन की करते हैं, तो इन ओरिजिन जो एपिथेलियल टिश्यू है दैट कैन बी आइदर एक्टोडर्मल और मेसोडर्मल और एंडोडर्मल। क्या मतलब हुआ कि ऐसा एपिथेलियल टिश्यू भी हो सकता है जिसका ओरिजिन किससे हो, एक्टोडर्म से हो। ऐसा एपिथेलियल टिश्यू भी हो सकता है जिसका ओरिजिन किससे हो, मेसोडर्म से हो। और ऐसा एपिथेलियल टिश्यू भी हो सकता है जिसका ओरिजिन किससे होगा, एंडोडर्म से। ठीक है, यहां पर हम जो है ना सेल्स की मिक्सिंग की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब कि पूरा का पूरा टिश्यू जो होगा वो या तो कैसा होगा, कैसा होगा, एक्टोडर्म वाला एपिथेलियल टिश्यू होगा जहां भी प्रेजेंट होगा, या फिर ऐसा एपिथेलियल टिश्यू होगा जो कैसा होगा, मेसोडर्म से होगा, उसकी सारी सारी सेल्स किससे होगी, मेसोडर्म से होगी, या फिर जो है सारी सारी सेल्स किससे होगी, एंडोडर्म से। ठीक है, तो ये ऐसा टिश्यू है जो
तीनों जर्म लेयर से अराइज हो सकता है, याद रखना, ठीक है। तो इन ओरिजिन एपिथेलियल टिश्यू जो है दैट कैन अराइज फ्रॉम एक्टोडर्मल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं एक्टो, ठीक है। इसका ओरिजिन जो है मेसोडर्म से हो सकता है, और एपिथेलियल टिश्यू जो है इसका ओरिजिन किससे हो सकता है, एंडोडर्म से हो सकता है, ठीक है जी। तो पहली बात जो आपको यहां पर ध्यान रखने की है वो ये कि एपिथेलियल टिश्यू जो है ये ऐसा टिश्यू है विच कैन अराइज फ्रॉम ऑल थ्री बेसिक जर्म लेयर्स, ठीक है। दूसरी बात करते हैं इसकी लोकेशन की। लोकेशन का मतलब सिंपली कि हमारे बॉडी में ये कहां पर प्रेजेंट होता है। तो इसके लिए आप सिंपली इतना सा याद रख लेना कि वेयर देयर इज सरफेस इन द बॉडी देयर विल बी एपिथेलियम, मतलब कि बॉडी में जहां कहीं भी क्या होती है, सरफेस होती है, वहां पर क्या प्रेजेंट होगा, एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होगा। दूसरी बात, ये जो ऑर्गन्स होते हैं है ना, ऑर्गन की ये आउटर कवरिंग बना सकता है। अगर होलो ऑर्गन है तो उसके अंदर की ये लाइनिंग फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। ओरिजिन इसके बाद में लिखिएगा बेटा, नेक्स्ट लिखो लोकेशन। लोकेशन जो है इसमें लिख देना ऐसे, प्रेजेंट एट एक्सटर्नल एंड इंटरनल सरफेसेस ऑफ बॉडी, ठीक है। मैंने कहा जहां भी कोई सरफेस होगी क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू। दूसरी बात, जैसे मान लो सपोज दिस इज ए होलो ऑर्गन, भाई होलो ऑर्गन है, इसका मतलब इसके अंदर कैविटी है। कैविटी का नाम क्या, इसको नाम देते हैं हम ल्यूमेन, क्या बोलते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड एज ल्यूमेन, ओके। तो ये होलो ऑर्गन है, इसमें ये बाहर की तरफ है ना, ये बाहर की तरफ जो है दिस इज व्हाट, दिस इज आउटर कवरिंग, ठीक है। ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपको याद रखनी है। दिस इज आउटर कवरिंग, ये आउटर कवरिंग है ना। और इसके अंदर की तरफ जो है ना, अंदर की तरफ जो है, चलिए मैं इसे बना देता हूं, थोड़ा अलग कलर से हो जाएगा। ये अंदर की तरफ जो है इसको हम नाम देते हैं लाइनिंग, क्या नाम देते हैं, लाइनिंग, ठीक है। तो आउटर तो कवरिंग हो गई और इनर क्या हो गई, लाइनिंग हो गई। देखो बेटा दोनों जगह पर क्या है, सरफेस है। सरफेस है मतलब कि क्या होगा, एपिथेलियल टिश्यू, क्या होगा, एपिथेलियल टिश्यू, या फिर इसको सिंपली हम एपिथेलियम भी बोल सकते हैं, ठीक है। बाहर की तरफ आउटर कवरिंग हो गई और अंदर की तरफ इनर क्या हो गई, लाइनिंग, ठीक है। तो बाहर की तरफ ये जो है आउटर, आउटर क्या है, आउटर तो है इसमें, इसको बोलते हैं आउटर कवरिंग, और अंदर की तरफ जो ये रेड कलर जो हमने बनाया ये क्या है, इनर। इनर जो है क्या नाम देते हैं इसको हम, लाइनिंग। इनर क्या है, लाइनिंग, ओके। दूसरी बात देखो बेटा कि जो एपिथेलियल टिश्यू है इसमें एक फ्री सरफेस होती है, क्या होती है, फ्री सरफेस होती है। और ये फ्री सरफेस आइदर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या फिर बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में रह सकती है, ठीक है। कैसे होती है इसको आप समझिएगा थोड़ा सा अलग तरीके से, है ना। जैसे देखो सपोज दैट, मान लीजिए जैसे देखो ये डस्टर जो है उसका ये पार्ट है ना, अब देखो इसमें मान लो ये जो है ना ये एपिथेलियल टिश्यू है, क्या है, एपिथेलियल टिश्यू। तो इसमें एक तो ये सरफेस होगी है ना, इधर वाली सरफेस, और एक ये इधर वाली सरफेस, ठीक है। अब देखो सुनो, एक सरफेस इसकी जो होगी ना वो तो किससे अटैच रहती है, कनेक्टिव टिश्यू से। किससे अटैच रहती है, कनेक्टिव टिश्यू से। और इसमें एक सरफेस कैसी होती है, फ्री सरफेस, कैसी होती है, फ्री सरफेस, ठीक है। तो इसमें एपिथेलियल टिश्यू में याद रखना क्या होती है, एक फ्री सरफेस प्रेजेंट होती है, एंड दिस फ्री सरफेस में रिमेन इन कांटेक्ट विद आइदर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और बॉडी फ्लूइड, ठीक है। दूसरी खास बात याद रखना, आगे बताऊंगा मैं आपको, कि ये जो एपिथेलियल टिश्यू है ना, इसका जो कनेक्टिव टिश्यू है इसके साथ में अटैचमेंट जो है एक नॉन सेलुलर लेयर करती है, उसको नाम देते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या नाम देते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। चलिए इसको हम मार्क कर देते हैं, है ना।
चलो, फ्री सरफेस है ना। देखो बेटा, इसको हम बनाते हैं ऐसे, जैसे मान लो ये है एपिथेलियल टिश्यू, इसकी ये सेल्स हम बना रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये एपिथेलियल टिश्यू, और एपिथेलियल टिश्यू जो है ऑलवेज प्रेजेंट ऑन ये कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। किस पे प्रेजेंट होता है? हमेशा कनेक्टिव टिश्यू पर। और कनेक्टिव टिश्यू से इसको, है ना, अटैच करने का काम कौन करती है? एक नॉन सेलुलर लेयर, ठीक है। क्या नाम देते हैं उसको हम? उसको हम नाम देते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या नाम देते हैं उसको हम? बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो यहाँ पर मैं ब्लू कलर के पेन से बना रहा हूँ, ठीक है। ये तो क्या है? एपिथेलियम है। ये क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। और जो ब्लू कलर से बनाया है ये क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। अब देखो, सुनो, आप देख सकते हैं यहां पर ये जो एपिथेलियम है इसका अटैचमेंट कनेक्टिव टिश्यू के साथ में हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन से। इसमें ऊपर की तरफ ये जो सरफेस है ना, ये कैसी है? फ्री सरफेस है। कैसी सरफेस है? ये फ्री सरफेस है। दिस फ्री सरफेस में रिमेन इन कॉन्टेक्ट विद आइदर एक्सटर्नल एनवायरमेंट ऑफ बॉडी फ्लूइड। ओके, ठीक है। चलिए पहले इसको मार्क कर दो। ये जो है ये वाली, दिस इज व्हाट? दिस इज फ्री सरफेस। दिस इज फ्री सरफेस। ये जो फ्री सरफेस है इन कांटेक्ट विद किसके साथ में? एक्सटर्नल एनवायरमेंट और बॉडी फ्लूइड के साथ में, ठीक है। ये क्या है? दिस इज एपिथेलियल टिश्यू। ये क्या है? एपिथेलियल टिश्यू, या इसको है ना एपिथेलियम भी बोल सकते हैं। और ये जो मैंने रेड कलर से बनाया, दिस इज व्हाट? दिस इज कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। और ये जो बनाई है ना, क्या? ये वाली, दिस इज व्हाट? दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन, ओके। बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है ये क्या करती है? एपिथेलियम जो इसको अटैच करती है, किससे? कनेक्टिव टिश्यू से, पहली बात। दूसरी बात कैसी है? नॉन सेलुलर लेयर है, एंड इट कंसिस्ट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स, और साथ में म्यूकोपॉलीसैकेराइड, प्लस साथ में कोलेजन फाइबर्स और रेटिकुलर फाइबर्स, ठीक है बेटा। जो म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स है ना, इनको हम टेक्निकली बोलते हैं ग्लाइकोस अमाइनो ग्लाइकेंस, ठीक है। नाम याद रख लो, ज्यादा डिटेल में जब आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ेंगे तो उस समय पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए, बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है इससे रिलेटेड हम दो तीन बातें यहां पर कर लेते हैं। क्या क्या काम करती है ये? अटैचेस एपिथेलियम टू कनेक्टिव टिश्यू, मैंने शॉर्ट में लिख दिया सीटी, ठीक है। दूसरी बात कि ये जो है कैसी है? इट इज नॉन सेलुलर लेयर, एंड इट कंसिस्ट ऑफ क्या क्या नाम बताया? ग्लाइकोप्रोटीन्स, मतलब कि इसमें कार्बोहाइड्रेट प्लस साथ में क्या होगा? प्रोटीन्स होगा। और क्या होंगे? म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। ये जो म्यूकोपॉलीसैकेराइड है ना बेटा, इनको हम टेक्निकली बोलते हैं ग्लाइकोस अमाइनो ग्लाइकेन। अभी आप केवल जो है शॉर्ट फॉर्म याद रख लेना, क्या? ग्लाइकोस अमाइनो ग्लाइकेन, GAG, ठीक है। प्लस साथ में क्या होंगे? प्लस साथ में इसमें होंगे
कोलेजन एंड रेटिकुलर, ये फाइबर्स होते हैं, है ना, पढ़ेंगे आगे, रेटिकुलर फाइबर्स। ओके, ये क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है इसका फंक्शन क्या है, एपिथेलियम को किससे अटैच करती है, कनेक्टिव टिश्यू से। ठीक है, इसके जो है ये किससे बनती है ना, कंपोनेंट क्या है ये आप याद रख लेना, ग्लाइकोप्रोटीन, म्यूकोपॉलीसेक्राइड प्लस साथ में कोलेजन फाइबर्स और रेटिकुलर फाइबर्स। ठीक है, ये इसमें फ्री सरफेस है, फ्री सरफेस याद रख लेना, आइदर जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या फिर बॉडी फ्लूइड जो उसके कांटेक्ट में रहती है। ठीक है जी, चलिए आप इतना जो है इसका एपिथेलियल टिश्यू जो इसके बारे में नोट कीजिएगा जल्दी से। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपिथेलियम। ठीक है, लिखिए, लिखो जी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपिथेलियम या फिर एपिथेलियल टिश्यू कह सकते हैं। ठीक है, देखो बेटा, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं, है ना। देखो, एपिथेलियल टिश्यू जो है इसके लिए हमने आपको बताया कि ये हमेशा किस पे प्रेजेंट होता है, कनेक्टिव टिश्यू पर। किस पर, कनेक्टिव टिश्यू पर। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू से इसको अटैच करने का काम कौन करती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। कौन करती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, अब देखो बेटा, सबसे पहली बात, ठीक है, कि जो एपिथेलियम या फिर जो एपिथेलियल टिश्यू है ना, ये हमेशा कनेक्टिव टिश्यू पे प्रेजेंट होता है। और दूसरी बात कि इसकी जो सेल्स होती है एक यूनिफॉर्म लेयर फॉर्म करती है। ठीक है, दूसरी बात देखो बेटा, आप जो है इसको देखिएगा, इसकी जो सेल्स होती है ये बहुत ही कॉम्पैक्टली पैक्ड होती है। कैसी होती है, कॉम्पैक्टली पैक्ड होती है। सेल्स सब कॉम्पैक्टली पैक्ड होती है ना। तो ऐसा होने से क्या होता है कि सेल्स के बीच का स्पेस, दैट इज इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस जो है बहुत कम होता है, लिटिल होता है। और इंटरसेलुलर स्पेस में ही क्या प्रेजेंट होती है, मैट्रिक्स। क्या प्रेजेंट होती है, मैट्रिक्स या फिर इंटरसेलुलर मटेरियल। आगे बात समझ, ठीक है। तो जब स्पेस कम है तो मैट्रिक्स जो है वो भी क्या होगा, कम होगा। दूसरी बात, जब यहाँ पर स्पेस नहीं है तो स्पेस नहीं होगा तो इसमें ब्लड वेसल्स वगैरह क्या होती है, एब्सेंट होती है, या फिर इसको हम कह सकते हैं इसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती है। तो ऐसा टिश्यू या ऐसा पार्ट जिसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती है उसको हम नाम देते हैं एवेस्कुलर। क्या नाम देते हैं, एवेस्कुलर। याद रखना, इट इज इंपॉर्टेंट, क्या कि जो एपिथेलियम या फिर जो एपिथेलियल टिश्यू होता है दैट इज एवेस्कुलर। कैसा होता है, एवेस्कुलर होता है। ठीक है, क्या आप मुझे बॉडी के और भी कोई पार्ट्स जो हैं बता सकते हैं जो एवेस्कुलर होते हैं। आपने सुन रखे होंगे, जैसे कॉर्निया है ना, लेंस ऑफ आई है, ये भी कैसे होते हैं, एवेस्कुलर होते हैं। आपने पढ़ा हुआ है कि जो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि कॉर्निया कैसी होती है, एवेस्कुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखो बेटा एक बात कि सिंस ये कैसा है, एवेस्कुलर है, मतलब कि इसमें ब्लड सप्लाई नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, आपको पता है कि जो बॉडी की सेल्स होती है वो न्यूट्रिशन के लिए, है ना, गैसेस एक्सचेंज वगैरह जो होता है, O2 सप्लाई के लिए, है ना, जो भी एक्सक्रीटरी मटेरियल्स होते हैं वेस्ट रिमूवल के लिए, इनके लिए किस पे डिपेंड रहती है, ब्लड पे, ब्लड सप्लाई पे। ठीक है, तो सिंस इसमें ब्लड सप्लाई नहीं है, ये कैसा है, एवेस्कुलर है, तो इन नीड्स के लिए, इन डिमांड्स के लिए इट डिपेंड्स ऑन अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू। ये किस पे डिपेंड रहता है, अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यूज पर। आगे बात समझ। दूसरी बात कि इसमें हमने आपको बताया कि एक क्या होती है, फ्री सरफेस होती है। क्या होती है, फ्री सरफेस होती है, विच में रिमेन इन कांटेक्ट विद आइदर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और बॉडी फ्लूइड, मतलब कि किसी न किसी के कांटेक्ट में रहती। तो इसमें क्या होती है, वियर और टीयर होने के चांसेस जो हैं वो भी क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और इसी वजह से जो है क्या होता है, इसकी जो सेल्स होती है इनमें जो रेट ऑफ सेल डिवीजन होता है वो भी काफी रैपिड होता है। मींस इट्स सेल्स हैव रैपिड रेट ऑफ सेल डिवीजन, और इसमें रीजनरेशन की पावर जो है वो भी काफी ज्यादा होती है। ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन इसमें प्रेजेंट होता है।
अब देखो बेटा कि इसकी जो सेल्स होती है उसमें हमने आपको बताया क्या होता है, रैपिड रेट ऑफ सेल डिवीजन। तो इसका जो है ना ये जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको कई बार लॉस भी होता है। कैसे? जैसे आपने सुना हुआ है, आपने पढ़ा हुआ है कि कैंसर की कई सारी थेरेपी जो होती है वो क्या करती है, रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स को क्या करती है, डिस्ट्रॉय करती है। ठीक है, तो जब किसी कैंसर पेशेंट को है ना ये थेरेपी जब देते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, तो उनका साइड इफेक्ट जो है वो एपिथेलियम पर भी देखने को मिलता है। ठीक है जी, तो ये जो हमने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं बेटा है ना, इनको वन बाय वन करके जो है आप मेंशन कर दीजिए साथ साथ, जैसे जैसे मैं आपको बताता हूँ वैसे वैसे। ठीक है, चलिए कैरेक्टरिस्टिक लिख दिया हेडिंग है ना, इसमें लिखो नंबर 1, पहली बात लिखिएगा, साथ साथ लिखना बेटा अब है ना, लिखो ऑलवेज प्रेजेंट ऑन किस पे, कनेक्टिव टिश्यू। साथ साथ लिखना बेटा, नोट्स बनाने हैं आपको है ना, जरूरी है। ऑलवेज प्रेजेंट ऑन कनेक्टिव टिश्यू एंड इट्स सेल्स फॉर्म्स यूनिफॉर्म लेयर। इसकी सेल्स जो है क्या करती है, यूनिफॉर्म लेयर फॉर्म करती है। ठीक है, दूसरी बात हमने बताई आपको कि इसकी सेल्स जो हैं ये कैसी होती है जी, ये होती है कॉम्पैक्टली पैक्ड। कैसी होती है, कॉम्पैक्टली पैक्ड होती है। जब सेल्स कॉम्पैक्टली पैक होती है तो उस कंडीशन में क्या बताया हमने आपको, इंटरसेल्यूलर इंटरसेल्यूलर स्पेस, और ये जो स्पेस है ना, इसी में क्या होगा, मैट्रिक्स या इंटरसेल्यूलर मटेरियल, ये इसमें काफी कम होता है, लिटिल होता है। ओके, स्पेस नहीं है, ब्लड वेसल्स एब्सेंट है ना। चलिए नंबर 3 लिखो, इसमें क्या होती है कि ब्लड सप्लाई जो है, ब्लड सप्लाई जो है दैट इज क्या होती है बेटा, अब्सेंट। माइनस का साइन लगा देना, एंटी लिख देना। अब्सेंट के लिए शॉर्ट में पॉजिटिव का साइन ऐसे लगा सकते हैं, प्लस का साइन लगा सकते हैं, एंटी लिख दोगे तो प्रेजेंट। ठीक है, पता है आपको। ब्लड सप्लाई इसमें क्या है, अब्सेंट है, मतलब कि ये कैसा है जी, ए वेस्कुलर। कैसा है ये, ए वेस्कुलर है। ठीक है जी, इस चीज़ को आप याद रखना, ए वेस्कुलर है। इंटरसेलुलर स्पेस मैट्रिक्स जो है क्या होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमने आपको बताया न्यूट्रिशन के लिए ऑक्सीजन डिमांड वगैरह जो है वेस्ट रिमूवल के लिए किस पे डिपेंड रहता है, कनेक्टिव टिश्यू पर है ना। फॉर न्यूट्रिशन है ना, और O2 और वेस्ट रिमूवल जो भी है, ठीक है, एटसेट्रा, इट डिपेंड्स ऑन ये किस पे डिपेंड रहता है जी, अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू पर। मैंने शॉर्ट में लिख दिया यहाँ पर सीटी। ठीक है, सीटी जो इसका क्या मतलब है, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, नेक्स्ट हमने आपको बताया कि इसकी जो सेल्स होती है उसमें क्या होती है, रैपिड रेट ऑफ सेल डिवीजन। सेल्स हैव रैपिड रेट ऑफ सेल डिवीजन। रैपिड रेट ऑफ सेल डिवीजन होता है इसमें। ठीक है, और क्या होता है जी, क्या बताया, एंड ये जो टिश्यू है इसमें क्या होता है, ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन। ठीक है, ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन किस में प्रेजेंट होता है, एपिथेलियम या फिर एपिथेलियल टिश्यू में। ओके जी, ठीक है बेटा, साथ साथ में आपने इनको नोट कर लिया होगा। ठीक है, इनको आप याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए